ना रुका कभी तूफानों के घेराव में, ना झुका कठिनाइयों के भराव में। पंथ कंटकों से भरा हो चाहे कितना भी, मेरे हौसले को रोक न सके कोई क्षण भी। रामधारी सिंह दिनकर जी की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञानदीप पर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं वर्ल्ड जियोग्राफी के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में 10 महत्वपूर्ण MCQs, 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पृथ्वी का ध्रुवीय चक्रवात किस वायुमंडलीय परत में बनता है? इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डू पोलर साइक्लोन्स फॉर्म? ऑप्शन है, ऑप्शन ए समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन सी आयन मंडल आयनोस्फेयर, ऑप्शन डी मध्य मंडल मीजोस्फेयर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मैं बोल रहा हूँ औसत ऊंचाई। ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाइयों में अंतर रहता है। प्रश्न में अगर ऐसा आता है तो हम उसी हिसाब से इसको हल करेंगे। ध्रुवों में इसकी ऊंचाई कम और विषुवत रेखा पर ज़्यादा रहेगी। इसके बाद इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर होती है, हमें ये भी याद रखना है। प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कभी कि ओजोन परत किस लेयर में या परत में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर है होता है। मीजोस्फेयर जितने भी मेटेरॉइड्स आते हैं वो इसी लेयर में आकर जलते हैं। मीजोस्फेयर के सब ऊपर होता है थर्मोस्फेयर। आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर का ही पार्ट होता है। तो रेडियो ट्रांसमिशन है ना, वो भी थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर से ही होता है। हमें याद रखना है इनकी ऊंचाई भी कितनी कितनी है। ट्रोपोस्फेयर की लगभग 13 किलोमीटर एवरेज है। ध्रुवों पर ये कम होती है, 8 किलोमीटर, लगभग 8 से 10, और विषुवत रेखा पर अधिकतम 18 किलोमीटर हो सकती है। और समताप मंडल की हाइट 50 किलोमीटर के लगभग, मध्यमंडल की 80 किलोमीटर के लगभग, और उसके ऊपर हमारा सबसे ऊपर थर्मोस्फेयर, और उसके भी लास्ट में एक्सोस्फेयर होता है जिसको हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग वॉल्केनोज इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर? ऑप्शन ए माउंट फुजी, ऑप्शन बी माउंट एटना, ऑप्शन सी माउंट सेंट हेलेंस, ऑप्शन डी माउंट पिनातुबो। इसका सही उत्तर है माउंट एटना। माउंट एटना कहाँ पर है? यह है इटली में। इटली में सिसिली द्वीप है, वहाँ पर ये माउंट एटना है। और बाकी के तीनों माउंट फुजी, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट पिनातुबो, ये सभी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के हिस्से हैं। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में हम थोड़ा और जानते हैं। ये देखिए, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हमें ये देखना है कौन कौन से द्वीपों में ये रहता है, कौन कौन सी जगह रहता है। हमें मैप के माध्यम से अच्छे से इसको समझना है। यहाँ पर हम देखते हैं ये दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के हिस्सों से भी जा रहा है ये, और यहाँ पर होते हुए ये सभी द्वीप हैं। जापान है, जावा सुंडा, टोंगा ट्रेंच, यहाँ सभी में रिंग ऑफ फायर पैसिफिक की यहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर। यहाँ पर हमारा ऑप्शंस में थे माउंट सेंट हेलेंस जो कि अमेरिका के वाशिंगटन में है, तो ये भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आएगा। और माउंट पिनातुबो जो फिलीपींस में है, तो वो भी यहाँ पर फिलीपींस में आएगा। जगह ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है? विच ऑफ द फ्लोइंग ओशियन करेंट्स इज फाउंड इन द सदर्न हेमीस्फीयर? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी कैनरी करेंट, ऑप्शन सी क्रोशियो धारा या क्रोशियो करेंट, ऑप्शन डी हम्बोल्ट धारा या हम्बोल्ट करेंट। इसका सही उत्तर है हम्बोल्ट धारा या हम्बोल्ट करेंट। जो हम्बोल्ट धारा है ये शीत जल धारा है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। हम्बोल्ट करंट हमारी दक्षिणी गोलार्ध में हो गई और गल्फ स्ट्रीम ये हमारी नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में, और कैनरी करंट हमारी नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के तट पर, ये भी उत्तरी गोलार्ध में, ये भी उत्तरी गोलार्ध में है। क्रोशियो धारा हमारी जापान के पास है। जापान के पास है, ये गर्म जल धारा है। क्रोशियो भी गर्म जल धारा है और ये है क्रोशियो जल धारा है उत्तरी प्रशांत महासागर में, और ये भी उत्तरी गोलार्ध में होगी। अब हम इसको मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए जो मैंने वाइट का निशान यहाँ पर ये लगाया है, ये यहाँ पर हम्बोल्ट धारा है, स्ट्रीम है, ये दिख रही है, ये दक्षिणी गोलार्ध में ही है, ये हम देख लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, ग्रेट रिफ्ट वैली मुख्यतः किस भू आकृतिक क्रिया का परिणाम है? द ग्रेट रिफ्ट वैली इज प्राइमरली द रिजल्ट ऑफ विच जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस? ऑप्शन ए ज्वालामुखी विस्फोट, वॉल्केनिक इरप्शन, ऑप्शन बी विवर्तनिकी अपरदन, टेक्टोनिक डेनुडेशन, ऑप्शन सी भ्रंशन फॉल्टिंग, ऑप्शन डी अपरदन या इरोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भ्रंशन या फॉल्टिंग। ग्रेट रिफ्ट वैली ये कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिण पश्चिम एशिया, जॉर्डन से लेके मोजाम्बिक देश तक फैली हुई है, काफ़ी बड़ी है। जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत है उसको यह सिद्ध करती है ग्रेट रिफ्ट वैली। जो हमारा अफ्रीकन महाद्वीप है वो उससे अलग होकर एक और महाद्वीप निकल रहा है, बन रहा है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली उसी को बना रही है। तो मैप में देखते हैं हम, ये देखिए ये मैप है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक ग्रेट रिफ्ट वैली है। अफ्रीका महाद्वीप से ये हिस्सा धीमे धीमे अलग हो रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, नील नदी किन देशों से होकर गुजरती है? द नाइल रिवर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ऑप्शन ए मिस्र, इथोपिया, सूडान, ऑप्शन बी तंजानिया, केन्या, मिस्र, ऑप्शन सी इथोपिया, सूडान, युगांडा, ऑप्शन डी मिस्र, लीबिया, चाड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्र, इथोपिया, सूडान। जब भी हम जियोग्राफी पढ़ें हमें मैप का होना हमारे साथ बहुत ज़रूरी है, उसको देख के हम पढ़ेंगे तो चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगी। ये देखिए ये यहाँ पर दिख रही है हमें नाइल रिवर, इजिप्ट यानी कि मिस्र देश हमारा इजिप्ट, ये सूडान है, ये इथोपिया है। ठीक है, ऑप्शन में जो थे उनमें से इन तीनों का नाम है, तो हमारा सही उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। इसके ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत मुझे नहीं है। प्रशांत महासागर में हमें और भी चीज़ देखना है, अगर कभी एग्जाम में, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है कि आए, कि जो इसकी औसत गहराई है लगभग 4280 मीटर, और इसके अंदर सबसे जो ट्रेंच है, गहरा ट्रेंच, जिसको हम मैरियाना ट्रेंच कहते हैं, मैरियाना ट्रेंच, उसकी गहराई है 10,984 मीटर। इसको अगर हम फीट में देखेंगे तो 36,037 फीट। कभी कभार फीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और मैरियाना ट्रेंच में एक जगह है वहीं पर जिसको हम चैलेंजर, मैरियाना ट्रेंच तो पूरी ट्रेंच हो गई है, लेकिन इसके अंदर सबसे लास्ट में चैलेंजर डीप बोलते हैं उसे हम, चैलेंजर डीप। पृथ्वी का ज्ञात अभी तक का सबसे गहराई पर पाया जाने वाला बिंदु है, पॉइंट है। इसको हम क्या कहते हैं? चैलेंजर पॉइंट। और जो मैरियाना ट्रेंच है ये कहाँ पर पाया जाता है, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो ये गुआम आइलैंड पर पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सा स्थल रूप पवन द्वारा नहीं बनता? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज नॉट फॉर्म्ड बाय विंड? ऑप्शन ए सैंड ड्यून, ऑप्शन बी यारडांग, ऑप्शन सी स्टैग, ऑप्शन डी बरकन या बरखान भी कहते हैं इसे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टैग। जो स्टैग है सागरीय स्थल रूप है, कोस्टल लैंडफॉर्म है। सागर की लहरों द्वारा जो चट्टानों का अपरदन होता है उसके द्वारा स्टैग का निर्माण होता है। इसको हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये सागर महासागर जो भी है ये स्थल है, कोस्टल रीजन है। यहाँ पर जब पानी के द्वारा अपरदन होता है स्थल का, तो इस तरीके का ये आर्क दिख रहा है आपको, ये जॉइंट फेस, ये विंडो, ये धीमे धीमे खत्म होके ये आर्क बनता है। कुछ समय पास पश्चात ये भी इसका हिस्सा अलग हो जाता है टूटकर, और ये स्टैक अलग से बन जाता है, ये स्टैक का निर्माण हो जाता है। इस ऑप्शन में और ऑप्शन थे कौन कौन से? सैंड ड्यून्स, ये देखिए ये सैंड ड्यून्स का उदाहरण है। एक मूवी भी आई थी ड्यून्स, उसका दूसरा पार्ट भी आया है, उसमें भी जो दिखाया गया ग्रह उस पर भी इसी प्रकार का वातावरण था। हमारी थार में भी ड्यून बनते हैं। आगे देखिए, ऑप्शन में एक और था विकल्प में यारडांग। ये यारडांग भी पवन के द्वारा बनता है, हवा के द्वारा इस प्रकार की आकृति बनती है, हवा के द्वारा अपर्दन होता है। ये देख रहे हैं आप, ये है, ये सभी इनको यारडांग कहा जाता है। ये है बरखा या बरखन, ठीक है, ये भी पवन द्वारा या हवा के द्वारा बनता है। रेगिस्तान में, सेमी एरिड या एरिड एरिया में ये चीज़ बनती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भूपर्वती या क्रस्ट या इसको भूपटल भी कहते हैं का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट? ऑप्शन ए सिलिका और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सिलिका और एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी लोहा और निकल, आयरन एंड कल, ऑप्शन डी कैल्शियम और सोडियम। साधारणतः प्रश्न है, जो सबसे ऊपरी परत है भूपटल वो किसकी बनी हुई होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसको देखते हैं चित्र के द्वारा। ये देखिए, सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट है, इसकी मोटाई 30 से 70 किलोमीटर है, और 5 से 10 किलोमीटर ये कहाँ होगी? अगर हम महासागरों की सतह से देखें, ओशन से देखें तो वहाँ से 5 से 10 किलोमीटर, इस तरह से देखें तो 30 से लेकर 70 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई है। इसके बाद होता है मेंटल, इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर है। सबसे भीतरी अंदर का जो होता है उसे हम कहते हैं कोर, इसकी मोटाई 3400 किलोमीटर में है। ठीक है, हमें क्या देखना है? क्रस्ट का निर्माण होता है मुख्यतः, मैं बोल रहा हूँ मुख्यतः, इसमें और भी होते हैं, मुख्यतः होता है सियाल, इसका मैंने नाम, सभी लोग ये नाम देते हैं सियाल। ऐसा इसे सिलिका, एल से एल्यूमिनियम, मेंटल सिलिका मैग्नीशियम, अंदर का कोर
नीफे, NI से निकेल, FE से आयरन। जो FE है ये आयरन की लैटिन से लिया गया है, फिर हम कहते हैं लैटिन भाषा में आयरन को तो नीफे। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी उद्गार के कारण बना है? विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन? ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी हवाई द्वीप, ऑप्शन डी बोर्नियो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हवाई द्वीप। कहाँ पर है ये? पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है, ये भी याद रखने का है। और ये USA का हिस्सा है हवाई द्वीप। जो मेडागास्कर है ये है अफ्रीका के पूर्वी तट पर, अफ्रीका के पूर्वी तट पर मेडागास्कर है। सुमात्रा है इंडोनेशिया के अंदर, इंडोनेशिया में, पूर्णतः ये इंडोनेशिया में है, सुमात्रा द्वीप उसी का हिस्सा है। और बोर्नियो, बोर्नियो भी हमारा एशिया में है, एशिया में है, और ये लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया है, एशिया का लार्जेस्ट आइलैंड है। 3 देशों में ये है इसकी सीमा, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। अगले प्रश्न ये है, ये यहाँ पर प्रश्न से पहले मैप देख लेते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, और ये हमारा हवाई द्वीप, इसकी राजधानी है होनोलुलु। ये मेडागास्कर है, अफ्रीका के पास में है। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, भूमध्य रेखा पर अक्षांश कितना होता है? व्हाट इज द लैटिट्यूड एट द इक्वेटर? बहुत बहुत धन्यवाद।